सुनो जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। आपकी मम्मी ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अब क्या मैं घर में ही बैठी रहूँ? कहीं भी जाती हूँ तो सब काम करके जाती हूँ, पर वो सास है ना, बहू का आराम और खुशी इनसे देखी नहीं जाती। मेरे मायके का आज ही टिकट करवा दो। रीना बड़े ही गुस्से से बोली तो उसका पति विवेक हैरान रह गया और वो बोला, अरे अचानक से क्या हुआ तुम्हें? और ये मायके जाने का नाम मत लिया करो तुम, वरना मेरा और बच्चों का क्या होगा? तुम रुको, मैं मम्मी से बात करता हूँ। सुषमा जी का बड़ा बेटा विवेक गुस्से से उबल रहा था और सुषमा जी अपने कमरे में बैठी धार्मिक पुस्तक पढ़ रही थी। विवेक कमरे में गया और मुंह से आग उगलने लगा। मम्मी, ये क्या तरीका है? आप रीना को क्यों रुलाती रहती हैं? अब देखो ना, वो घर छोड़कर जा रही है। मैं अपना काम धाम संभालूं या आपको संभालूं? मुझसे ये रोज रोज की नौटंकी सहन नहीं होती है। आप चुपचाप से अपनी पूजा पाठ में मन लगाएं और मुझे भी शांति से जीने दें। विवेक एक ही सांस में अपनी माँ को सब बोल गया। सुषमा जी बोली, लेकिन बात क्या हुई बेटा, और तू मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो विवेक के इस तरह के गुस्से की आदी हो गई थी। शादी के बाद भी विवेक बिल्कुल नहीं बदला। वो शुरू से ही ऐसा था और अब तो उसकी पत्नी रीना भी कम नहीं है। पहले विवेक अकेला गुस्सा करता था और अब पति पत्नी दोनों मिलकर घर का माहौल खराब कर देते हैं। सुषमा जी ने पूछा, आखिर बात क्या हुई ये तो तुझे भी नहीं पता है, बस तू मुझसे लड़ने आ गया। तेरी पत्नी 12 बजे आने को कहकर गई थी, जिसकी मार्केट से 1:30 बजे आई है। चिंटू स्कूल के बाहर 1 घंटा तक खड़ा था और स्कूल के फोन से बहू को कितने ही फोन किए उसने। बहू मार्केटिंग में व्यस्त थी। मैंने घर आते ही इतना ही कहा था कि बहू समय पर घर आ जाती तो चिंटू को इतना इंतजार तो नहीं करना पड़ता। बस मेरी इसी बात पर उसने मुंह फुला लिया और तो यहाँ मुझसे लड़ने आ गया। बड़ी होने के नाते इतना भी नहीं कह सकती क्या मैं? विवेक चुपचाप अपने कमरे में आ गया। वहीं उसका छोटा भाई विकास और उसकी पत्नी चेतना यह सब देख रहे थे। चेतना बोली, आप भैया को समझाते क्यों नहीं? मम्मी जी पर कितना गुस्सा करते हैं। बात जाने बगैर इनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। रीना भाभी की चाहे कितनी भी गलती क्यों ना हो, पर डांट तो हमेशा मम्मी जी को ही पड़ती है। मुझसे यह सब नहीं देखा जाता। कोई अपनी माँ को ऐसे भी डांटता है क्या? आप कुछ कहते क्यों नहीं? इस तरह तो इन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जा रहा है। भैया शुरू से ही ऐसे हैं। स्कूल में किसी से लड़ आते थे और घर आकर मम्मी पे गुस्सा करते थे। कभी कोई मैच हार जाते तो आकर उसका गुस्सा भी मम्मी पर निकालते थे। कॉलेज की परीक्षा में नंबर कम आए तो गुस्सा मम्मी पर ही निकलता था और जब तक उनकी नौकरी नहीं लगी मम्मी पर ही चिढ़े रहते थे। पापा की ज़्यादा सैलरी नहीं थी। पापा मम्मी का हम दोनों बेटे ही सहारा थे। विवेक भैया पापा और मम्मी के बड़े बेटे हैं तो काफ़ी लाडले रहे हैं, इसलिए सिर पर चढ़ गए हैं और इतने बिंदास और मुंहफट हो गए हैं। मैं तो यह सब बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैंने कई बार समझाया पर विवेक भैया किसी की सुनते ही नहीं है। मुझे लगता था कि भाभी के आने के बाद वो सुधर जाएंगे, पर भाभी वो तो और भी आगे हैं। हमेशा आग में घी डालकर बात का पतंगा बना देती हैं। तभी कुछ देर बाद ड्राइंग रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है तो विकास और चेतना भी दौड़कर बाहर आ जाते हैं। बाहर चिंटू लगातार रोए जा रहा है और उससे छोटी बहन लवली भी भाई को देखकर रोए जा रही है। विवेक भैया, आप चिंटू की पिटाई क्यों कर रहे हैं? विकास ने पूछा और उसने विवेक का हाथ कसकर थाम लिया। विवेक बोला, ये देख विकास, परीक्षा में 20 में से केवल 18 नंबर लाया है। 2 नंबर जाने कहाँ चले गए इसके? मुझे इसके पूरे में से पूरे नंबर चाहिए थे। इसी तरह रहा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? यह सब मम्मी के कारण हुआ है, वो बहरक कर बोला। विकास बोला, भैया आप इन सब का दोष भी मम्मी को कैसे दे सकते हैं? मम्मी ने क्या किया है इसमें? विवेक बोला, मम्मी तेज आवाज में टीवी सीरियल देखती थी तो बच्चे का ध्यान तो भटकेगा ही ना, और बच्चा कम नंबर लाया है। जब देखो टीवी सीरियल, मेरा तो दिमाग ही पक गया है। इनके कारण मेरे बच्चे का करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यह सुनकर विकास हैरान था। बोला, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? हर चीज हर बात का दोष मम्मी पर क्यों लगाते हैं? लवली भी तो अच्छे नंबर लाई है, मेरे दोनों बच्चे भी तो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। जरूरी है क्या
हर विषय में पूरे नंबर ही आए। फिर मम्मी तो टीवी अपने ही कमरे में देखती हैं, बच्चों को तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं। मम्मी के साथ होने से हमारे चारों बच्चों की परवरिश अच्छी हो रही है। विकास ने विवेक को समझाना चाहा। विवेक बोला, रहने दे, तू तो हर समय मम्मी का ही पक्ष लेगा। ये रोज रोज के झगड़े इनकी वजह से ही होते हैं। और विवेक अपने कमरे में चला गया। चेतना और विकास मिलकर सुषमा जी के कमरे में गए। मम्मी, आप कुछ कहती क्यों नहीं भैया को? भैया और भाभी की बात गूंगी गुड़िया बनकर क्यों सह लेती हैं? दोनों ने एक साथ पूछा तो सुषमा जी चुप न रह सकी। बोली, ये विवेक का गुस्सा नहीं, उसकी दबी इच्छाएं और कुंठा बोल रही हैं, इसलिए मैं सब सह लेती हूँ। बच्चे तो पेट में ही लात मारते हैं, माँ तो सब सह लेती है और फिर भी बच्चे को हमेशा खुश रहने का ही आशीर्वाद देती है। तुम दोनों के पापा की सैलरी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने तुम दोनों को सिलाई करके पाला है। लोगों के कपड़े सिलकर मैं तुम दोनों की फीस भरती थी। तू तो बहुत छोटा था, पर विवेक समझदार हो गया था। उसे मेरा इस तरह काम करना अच्छा नहीं लगता था। हर बात को लेकर वो गुस्सा हो जाता था। स्कूल में उसे सस्ता बैग दिलाती थी और टिफिन में सब्जियां भी साधारण ही होती थी। मैं हर समय पैसा बचाने में लगी रहती थी। मैंने कभी दुकान से अच्छे कपड़े खरीद कर नहीं दिलाए। लोगों के कपड़ों में से ही बचे टुकड़ों से तुम दोनों के कपड़े सिल देती थी। पानी की बोतल और टिफिन भी अच्छे नहीं होते थे, सालों वो ही चलाती थी। विवेक को सब कुछ अच्छा चाहिए था। जब वो घर से स्कूल जाता तो पैदल ही जाता था और उसके दोस्त साइकिल पर जाते थे। उसने साइकिल की जिद की, पर मैं उसे वो भी नहीं दिला पाई। कॉलेज में उसने मोटरसाइकिल की बात की तो मैं और तेरे पापा उसे वो भी नहीं दिला पाए, क्योंकि हमारे पास उस समय उतने पैसे नहीं रहते थे। मैं उसे हर चीज़ के लिए मना करती थी, टोका टाकी करती थी, इसलिए उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है और सारी कुंठा मुझ पर ही वह निकालता है। मुझे अब इसकी आदत हो गई है। बड़ी मुश्किल से उसकी नौकरी लगी है और शादी हुई। मुझे लगा शादी के बाद, बच्चे होने के बाद वो बदल जाएगा, पर विवेक नहीं बदला। मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूँ जिसका बेटा हर बात के लिए उसे ही दोषी मानता है। तेरे पापा ज़्यादा कुछ जीवन में नहीं कर पाए, इसमें मेरा तो दोष नहीं था। विवेक ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं लगी, इसमें भी दोष मेरा नहीं था। जिस तरह विवेक रहा उसी माहौल में तू भी रहा, पर तूने तो कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मुझे कभी दोषी नहीं ठहराया। आज विवेक बहू के सामने मुझे डांट देता है, उल्टी सीधी बातें करता है। अपने पोते पोतियों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती है। विवेक के लिए तो मेरा होना ना होना बराबर ही है, पर जब तक सांस है जीना तो पड़ेगा ही। ये कहते हुए सुषमा जी सिसकने लगी। तभी उनके पति महेंद्र जी आते हैं। सुषमा, बहुत हो गया, अब मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। हम दोनों घर का बंटवारा कर देते हैं, कम से कम शांति से तो रहेंगे। विवेक कमाकर लाता है तो क्या, उसकी जायज़ नाजायज़ गुस्सा सहन करते रहेंगे क्या हम लोग? और आखिर कब तक सहन करेंगे? हम दोनों अलग रह लेंगे और दोनों बेटे बहू भी अलग रह लेंगे। तभी विकास बोलता है, पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने इतने कष्ट सहकर हम दोनों को पाला है और हम ही सेवा करने के वक्त आपसे अलग हो जाएंगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आपने जैसे भी हो हम दोनों की ने मेहनत करके हम दोनों भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, तो क्या अब हम आपकी सेवा नहीं करेंगे? हाँ मम्मी जी, हम आपको इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकते। आपने मुझे हमेशा बेटी समझा है और मेरी हर इच्छा पूरी की है। मैं भी आपके बगैर नहीं रहूँगी। आप भैया भाभी से अलग हो जाइए, पर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम दोनों तो आपकी हमेशा सेवा करेंगे। हमारे बच्चे को भी अपने दादा दादी का प्यार चाहिए। चेतना की बात सुनकर सुषमा जी और महेंद्र जी के चेहरे खिल गए। आखिर उनके छोटे बेटे बहू तो उन्हें अपना मानते हैं। बंटवारे की बात सुनते ही रीना के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत विवेक को फ़ोन लगाकर उसके कान भर दिए। शाम को विवेक जैसे ही ऑफिस से आया और सुषमा जी पर बरस पड़ा। अब आपने ये क्या नई नौटंकी लगा रखी है? इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। विकास और चेतना ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा। अरे वो दोनों कौन होते हैं जो घर का बंटवारा करेंगे? छोटे हैं तो क्या,
अपनी मनमर्जी चलाएंगे? मुझे इन दोनों का सब चालबाजियां पता है। पहले आप दोनों को अपनी तरफ करेंगे, फिर सारा धन हड़प लेंगे। मम्मी पापा, आप इन दोनों के बहकावे में मत आना। तभी विकास बोलता है, भैया आप अपना व्यवहार सुधारो। मम्मी पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या? आप तो दोनों की जरा भी इज्जत नहीं करते हैं। इस तरह रोज मम्मी को डांट देते हो। मम्मी पापा ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया और आप उनसे कभी प्यार और सम्मान से बात भी नहीं करते हो। यह सुनकर विवेक भड़क जाता है। तू मुझसे छोटा है तो अपनी हद में ही रहा कर। ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात मत कर मुझसे। तुझसे बड़ा हूँ, तमीज से पेश आ मेरे से। तभी चेतना बोलती है, वाह जेठ जी, आप मम्मी जी से कैसे भी ऊंची आवाज़ में बात कर लेते हैं। तो वो सब ठीक है, उन्हें डांट देते हैं, उन पर गुस्सा करते ही रहते हैं। वो भी तो आपसे बड़ी हैं, वो तो आपकी माँ हैं। उन्होंने आपको जन्म दिया है, पाला है। आप तो पहले अपना व्यवहार सुधार लीजिए। फिर वो रीना की तरफ देखकर बोलती है, जेठानी जी, बंटवारे का फैसला पापा जी का है, क्योंकि वो दोनों अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये घर में होते रोज रोज के झगड़े घर का माहौल खराब करते हैं। घर में बच्चे भी पल रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? वो क्या संस्कार सीखेंगे? इसी तरह से लड़ना और झगड़ना, बड़ों को जो करते देखेंगे वही तो संस्कार उनमें भी आएगा। हम दोनों मम्मी पापा के फैसले से सहमत हैं, इसलिए अब अलग रहना ज़्यादा सही होगा। एक जगह रहने से बात का फिजूल में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। एक जगह साथ रहकर लड़ने से अच्छा है कि अलग अलग रहकर प्यार से रहे। चेतना ने अपनी बात खत्म की। यह सुनकर विवेक और रीना के होश उड़ गए, क्योंकि इतनी महंगाई है और विकास की सैलरी विवेक से ज़्यादा थी। वो घर खर्च में ज़्यादा पैसा देता था। उसको अपने ऑफिस से भी कभी सारी सुविधाएं मिली हुई थी। चेतना भी अपने मायके से भर भर कर सामान लाती थी। वह रीना के बच्चों को भी मिलता था। चेतना और विकास अपने बच्चों की तरह ही विवेक के बच्चों को भी प्यार करते थे और उन्हें भी स्कूल का और बाकी सामान दिलाकर ले आते थे, पर कभी विवेक से हिसाब नहीं करते थे। थोड़ा कुछ सोचकर विवेक बोला, वाह भाई, क्या चाल चली है तुमने। तू मम्मी पापा को अपने पास रखेगा और लोग मुझे बुरा बताएंगे कि बड़ा बेटा निकम्मा निकला जो अपने ही मम्मी पापा की सेवा नहीं कर पाया। तू समाज और रिश्तेदारों में मुझे बुरा बनाना चाहता है। मैं तेरी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। तूने अपने पैसों के बल पर इन दोनों को अपनी तरफ कर लिया है। यह सुनकर आज सुषमा जी चुप न रह सकी और उन्होंने विवेक को एक थप्पड़ मार दिया। बेशर्म, तुझे तो अभी भी शर्म नहीं आती? जो मुंह में आए आग उगल देता है। ये मेरे संस्कार तो नहीं है। पहले अपने अंदर झांक कर देख, फिर बताना। हम तेरे साथ नहीं रह सकते अब। रोज रोज ये करवा जहर मुझसे निगला नहीं जाता है। विकास और चेतना ने अपनी मीठी बोली और प्यार से हमें अपना बनाया है, पैसों के बल पर नहीं। तूने तो कभी अपनी माँ से दो मीठे शब्द भी नहीं बोले। हमेशा हर बात पर गुस्सा करता रहा। मैं सहती रही, क्योंकि मुझे लगता था पैसों की कमी की वजह से हम तेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए और हम खुद को ही दोष देते रहे। पर कभी ये ख्याल नहीं किया कि तेरा छोटा भाई भी तो उसी माहौल और कमी में पला है, पर वो तो कभी मुझे दोष नहीं देता है, कभी हम पे गुस्सा नहीं करता है। अब तू भी दो बच्चों का पिता बना है। देखती हूँ कमी के बावजूद तू अपने बच्चों को कैसे पालता है। बेटा, अब मैं तेरे साथ और नहीं रहना चाहती हूँ। हर माता पिता अपने से बढ़कर बच्चों की परवरिश करते हैं। हमने भी की थी तेरी, पर तू तो हमेशा हमें दोष देता रहा। तेरी भी सुने और तेरी पत्नी की भी सुने, अब हमसे सुना नहीं जाएगा। तेरे इस कड़वे स्वभाव के कारण मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तेरे पापा ने ये बंटवारा किया है और तुझे ये मानना ही पड़ेगा। विवेक और रीना की आंखें झुक गईं। उन दोनों के पास कहने को कुछ शब्द ही नहीं बचे थे। माफ़ी भी किस मुंह से मांगते। महेंद्र जी ने घर का बंटवारा कर दिया। ये उनका पुश्तैनी मकान था जो उनके पिताजी उन्हें देकर गए थे। ऊपर का हिस्सा छोटे बेटे विकास को दिया और नीचे का बड़ा बेटे विवेक को दिया। अब सुषमा जी और महेंद्र जी सुखपूर्वक अपने छोटे बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ रहने लगे। दोस्तों, बच्चों के कड़वे बोल माता पिता को सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए अपने माता पिता से जब भी बात करें
प्यार से करें और सम्मान से करें। उन्होंने आपके लिए हमेशा अच्छा ही किया है। परिस्थितियाँ खराब हो सकती हैं, पर माता पिता हमेशा अच्छे होते हैं। अपनी संतान का वो हमेशा भला ही चाहते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।